अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत की 5वीं किस्त। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। ये मनाजर है एक कमरे के, जहाँ सब बिखरा हुआ था। हर चीज़ ज़मीन पर टूटी हुई पड़ी थी। बुराक शाह ज़मीन पर घुटनों के बल खड़ा था। दोनों हाथ ज़मीन पर रखे सर झुकाए वो चीख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुराक शाह था। उसने दुनिया का हर दुख देखा था। बड़े से बड़ा दुख अकेले सहा था, लेकिन कभी रोया नहीं था। और ना ही वो इतना कमज़ोर था कभी। लेकिन आज जो दुख उसे मिला था वो बर्दाश्त से बाहर था। वो आज खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। क्यों 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 ऐसा हुआ? अब बुराक शाह ज़मीन में सजदे की हालत में पड़ा रो रहा था। चले हम चलते हैं अब, अहान शाह ज़ैद के गले मिलते हुए बोला। चले भाभी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आयना अर्शिया के गले मिली थी। खुदा हाफिज़ भाभी, मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो तीनों जा चुके थे। अभी फ़िज़ा चेंज करके आई थी। फ़िज़ा के सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो चाय पीने के लिए किचन की जानिब गई थी। देखो और मुझे उसका नंबर जल्द से जल्द चाहिए। फ़िज़ा जो किचन में चाय बनाने आई थी, उमर को किसी से बात करता देखे दरवाजे में ही रुक गई थी। देखो उमर, मैंने पता किया है, ये बहुत रिस्की हो सकता है। दूसरी तरफ और की आवाज़ गूंजी थी। कॉल स्पीकर पर थी और उमर चाय बना रहा था। देख जिगर, तू मेरे लिए इतना सा काम कर दे, मुझे उसका नंबर दे दे। यार उमर, तू मुझे बहुत अजीज़ है और उसमें तेरी जान जा सकती है, इसलिए मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। और की आवाज़ में फ़िक्र बासिया थी। देख और तू जानता है मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तू भूल रहा है मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ हैकर भी हूँ, तो ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और जहाँ तक जान की बात है तो उसका क्या है, किसी दिन जानी तो है ना। उमर की आखिरी बात पर फ़िज़ा के दिल में खौफ सा आया था। चल अब ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर, मैं तुझे कल तक नंबर सेंड कर दूँगा। शुक्रिया नमूने, चल खुदा हाफिज़। उमर की बात पर दोनों को कहका गुंजा था। अभी उमर चाय का कप लेकर मुड़ा ही था कि अपने सामने फ़िज़ा को देख के रुका। फ़िज़ा जो कब से उमर को देख रही थी, फ़ौरन अपनी नज़रों का रुख बदला। क्या हुआ है? उमर को फ़िज़ा कुछ परेशान सी लगी। कुछ नहीं, और अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हें क्यों बताऊँ? नहीं, मैंने कब कहा मुझे बताओ, वो तो तुम परेशान सी लग रही थी। उमर का लहजा मोम था। अम्मा कहाँ हैं? उनकी एक मुलाजमा थी जिसे फ़िज़ा अम्मा बुलाती थी। रात के 2 बज रहे हैं, वो सो रही हैं। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हो। फ़िज़ा ने एक नज़र उमर के हाथ में पकड़े चाय के कप को देखा। कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूँगी। ये लो लड़की, वरना तुम्हारा सर दर्द से फट जाएगा। उमर ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा, क्योंकि वह अच्छे से जानता था फ़िज़ा को कुछ भी बनाना नहीं आता। अब उमर वहाँ से चला गया था। उसे कैसे पता कि मेरे सर में दर्द है और मुझे चाय चाहिए? क्या मेरी बचपन की बातें अभी तक याद हैं उसे? ऐसा कैसे हो सकता है? गलती से याद रह गई होगी, वरना आजकल लोग कल की बातें भूल जाते हैं। ये तो 15 साल पुरानी बात है। फ़िज़ा चाय पीते हुए सोच रही थी। आहान, मुराद और आयना शाह हवेली पहुंच चुके थे। मुराद और आयना अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन आहान बुराक शाह के रूम में पहुंच चुका था। आहान शाह जैसे ही बुराक के रूम में दाखिल हुआ, रूम की यह हालत देखकर उसे झटका सा लगा था। आहान की नज़र जैसे ही बुराक शाह पर पड़ी, वो ज़मीन पर सर रखे रो रहा था। उसे कुछ याद आया था। बुराक, क्या हुआ है? आहान फ़ौरन बुराक के पास गया था। आहान, वो मुझसे छीन गई। बुराक की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। कौन मेरी जान, किसकी बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? तुझे याद है मैंने तुझे एक लड़की के बारे में बताया था? वो आज मुझे मिल गई थी। कहाँ मिली थी? कौन है वो? तू मुझे बता। वो हफ्सा खान है। वो किसी और की बीवी है आहान। मुझे जिस लड़के से इश्क हुआ है वो किसी और की बीवी है। वो किसी और की दस्तरस में है। आहान, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब बुराक शाह रो रहा था। आहान ने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगाया था। बुराक, मत रो, सब सही हो जाएगा। ऐसे मत रोना यार। आहान ने बुराक शाह को ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा रोता देखा था, एक बचपन में और एक आज, लेकिन दोनों दफ़ा वजह जान से प्यारी औरत थी। आहान, मेरे अंदर बहुत गहरी चोट लगी है यार। मैंने क्या मांगा था? मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की की ही तो ख्वाहिश की थी, वो भी मुझे नहीं मिली, वो भी छीन ली मुझसे। आहान यार, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आहान, मैं मर जाऊँ, मर रहा हूँ यार, मुझे बचा ले यार, खुद को संभाल। आहान ने बुराक के चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए बोला। तो तूने याद है, एक दफ़ा मुझे बोला था कि तेरा खुदा सबकी सुनता है, तो तू जा ना, उन्हें बोल ना, उसे मेरा कर दे आहान, वरना मैं मर जाऊँगा।
مجھے عشق ہو گیا اس سے۔ تو تجھے پتہ ہے، آج جب میں نے اس کا نام حمزہ کے نام کے ساتھ سنا تھا، نہ مجھے سانس آ رہی تھی۔ اگر میں نے دوبارہ اسے حمزہ کے ساتھ دیکھا تو میں مر جاؤں گا۔ تو نماز پڑھتا ہے نا؟ تیری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں نا؟ تو میرے لیے دعا کرنا۔ احان اپنے خدا سے کہنا مجھے وہ دے دے۔ براق دیوانوں کی طرح احان کا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ وہ براق شاہ تھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دکھ بھی براق شاہ کو رلا نہیں سکا تھا۔ وہ انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن آج وہ کسی 4 سال کے بچے کی طرح احان سے لپٹے رو رہا تھا۔ براق میری جان چپ ہو جا، سب صحیح ہو جائے گا۔ احان نے براق شاہ کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان لے رہے ہیں آپ میرے دوست کا؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس کی مدد کریں۔ احان نے دل میں دعا کی تھی، کیونکہ براق کی ایسی حالت دیکھ کر احان کا دل کٹ رہا تھا، کیونکہ آج احان نے براق کو دوسری دفعہ اتنا بکھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ احان، تو جانتا ہے نا، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں چھینا۔ تو تیرے خدا نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ مجھ سے کیوں چھینا اسے؟ میں نے صرف صرف ایک لڑکی کی خواہش کی تھی۔ تو کہتا ہے نا، تیرا خدا پوری دنیا پر قادر ہے، وہ پوری دنیا عطا کر سکتا ہے اپنے بندے کو۔ تو میں نے تو صرف ایک لڑکی کی خواہش کی تھی، میں نے تو پوری دنیا مانگی بھی نہیں یار، پھر کیوں نہیں دے دیا مجھے وہ ایک انسان؟ ادھر دیکھ میری جان، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ صرف میرا خدا نہیں ہے، تیرا بھی وہی خدا ہے۔ تو اسے مانگ، وہ سب عطا کرتا ہے۔ لیکن احان، وہ میری بات نہیں سنے گا۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے آج تک اس کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں صرف 6 سال کا تھا جب میں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں۔ وہ مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، وہ میری مدد بھی نہیں کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ بہت رحیم ہے، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے پاس چل کر جاتے ہیں نا، تو وہ دوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ تیرے حال سے واقف ہے، تو ایک دفعہ معافی مانگ، وہ فوراً معاف کر دے گا۔ کیا وہ واقعی مجھے معاف کر دے گا؟ وہ میری سنے گا نا؟ اگر اس نے میری دعا نہ سنی تو احان، میں کیا کروں گا؟ احان، میں مر جاؤں گا حفصہ کے بغیر، مجھے مرنے سے بچا لے یار۔ براق ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ براق کی ایسی حالت دیکھ کر احان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ براق کو ایسے دیکھ کر احان کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج احان پہلی دفعہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آج پہلی بار ہوا تھا جب براق کچھ مانگ رہا تھا، لیکن احان اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احان نے براق کو بچپن سے ہی بہت پیار کیا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ لیکن آج براق ہچکیاں لے کر رو رہا تھا، اور احان شاہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھ براق، بہت رات ہو گئی ہے، سو جا۔ احان نے براق کو اٹھاتے ہوئے کہا، کیونکہ براق کی ایسی حالت احان سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ احان، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے نیند نہیں آئے گی، میری دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں، میں کیا کروں؟ ادھر بیٹھ تو۔ احان نے براق کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ یہ لے، یہ دوائی کھا۔ احان نے براق کو ایک سر درد کی گولی دی تھی اور ایک نیند کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے نیند نہیں آئے گی۔ اب تو سو جا، میں یہی ہوں۔ احان شاہ بہت تھک چکا تھا اور اسے نیند بھی آئی ہوئی تھی، لیکن اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد احان کی نیند سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں میرے یار، تجھے کتنی آزمائش جھیلنی ہوگی۔ اے میرے مالک، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ جو شخص کسی کا جھوٹا پانی بھی نہیں پیتا تھا، آج وہ کسی اور کی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اے میرے مالک، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، میرے یار کی ساری تکلیفیں دور کر دے۔ احان نے براق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سو رہا تھا۔ اور پھر یہ دستور دنیا ہے، قسمت انہیں ہی رلاتی ہے جو گھر کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ارے جلدی کرو، یہ سب کار میرے کھواؤ، کچھ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ارے طیبہ، سکون کرو، وہ ملازم کر لیں گے۔ سب تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے احان میرا نہیں تمہارا بیٹا ہے۔ زرمینہ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ تو جانتی ہیں احان کو میں نے اپنے عالی خان کی طرح پیار دیا ہے، اور میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی شادی میں کوئی کمی ہو۔ ہاں بھابھی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آخر کو شاہ خاندان کے سب سے بڑے پوتے کی شادی ہو رہی ہے، اور اب بالکل نہیں رکیں گی۔ انہیں ملازم سارا سامان لے کر جائیں گے۔ وہ صرف آپ کی بہو نہیں، میری بھی بہو ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہو کو ہر طرح کے تحفے ملیں۔ اقرا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے جیسا آپ دونوں کہیں، کیونکہ احان شاہ تو آپ دونوں کا بیٹا ہے۔ زرمینہ بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ زرمینہ بیگم کی اس بات پر طیبہ اور اقرا شاہ دونوں ہنسی تھیں۔ آج خان حویلی میں شاہ فیملی کی دعوت تھی۔ حفصہ صبح سے کچن میں موجود ملازمہ کے ساتھ مدد کروا رہی تھی۔ اب مریم بھی آ چکی تھی، جبکہ گھر کے باقی ساری عورتیں کاموں میں مصروف تھیں۔ فلزہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔
باقی تمام مرد حضرات حویلی کے باہر والے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شاہ حویلی کے سب لوگ نکل چکے تھے۔ اب مناظر ایسے تھے، سب سے آگے گارڈ کی ایک گاڑی تھی، اس کے پیچھے 2 ملازموں کی گاڑیاں تھیں جن میں تحفے تحائف تھے، اس کے پیچھے شاہ حویلی کی 5 گاڑیاں تھیں، اس کے بعد دوبارہ گارڈ کی ایک گاڑی تھی۔ عرش جلدی کرو، وہ آنے ہی والے ہیں۔ اف لڑکی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ حفصہ جو عرشیہ کو بلانے آئی تھی، عرشیہ کو بالکنی میں کھڑا دیکھ حیرانی سے کہا۔ کیوں تیار ہونا ہے؟ مجھے کوئی تیار نہیں ہونا۔ عرشیہ بالکنی سے اندر آئی۔ کیوں تیار نہیں ہونا؟ تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں۔ کیوں کر رہی ہو ایسا تم؟ حفصہ بیڈ پر عرشیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ حفی آپی، میرے سب خوابوں کو تو دفنا دیا آپ سب نے، اور اب آپ سب چاہتے ہیں میں سجوں؟ تو ایسا نہیں کر سکتی میں۔ عرشیہ نے نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ عرش میرا بچہ، تیرا کوئی خواب نہیں ٹوٹا۔ کس نے کہا ہے تیرے خواب دفنا دیے ہیں؟ حفصہ نے عرشیہ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپی، آپ اچھے سے جانتی ہیں نا، مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور آپ سب نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، لیکن جب میں اپنی منزل سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر تھی تو آپ سب نے مل کر میرے خواب مجھ سے چھین لیے اور مجھے ایسے انسان کے حوالے کر دیا جسے میں جانتی تک نہیں۔ کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ یاد رکھیے گا، کل صرف میری رخصتی نہیں کریں گے آپ لوگ، بلکہ میرے تمام ارمانوں، میری خوشیوں کا جنازہ بھی نکالیں گے آپ سب۔ میں اچھے سے جانتی ہوں، ماما نے بھیجا ہے آپ کو یہاں، تو جا کر بتا دیجیے گا یہ۔ عرشیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا تھا۔ حفصہ بیڈ پر بیٹھے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ خان حویلی کی افلاطون لڑکی، جو کبھی چپ ہی نہیں ہوتی تھی، جو کبھی نہیں روتی تھی، جو ہر مشکل کا سامنا بہت آسانی سے کر لیتی تھی، آج وہ رو رہی تھی۔ عرش میری طرف دیکھ، یہ تیری آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ تو رو رہی تھی کیا؟ تو پوری رات نہیں سوئی کیا؟ حفصہ نے عرشیہ کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ ایسی آنکھیں دیکھنے کی عادت ڈال لیں۔ جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد رونے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اب آپ جائیں، مجھے تیار ہونا ہے، خان حویلی کی عزت کا سوال ہے نا۔ عرشیہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ حفصہ کو عرشیہ کے اس طرح کے لہجے سے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ عرشیہ اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حفصہ کے جانے کے بعد عرشیہ نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے ابھی حفصہ گزری تھی۔ عرشیہ نے اپنے رخسار سے بہتے آنسو پہنچے تھے۔ جس دن سے عرشیہ کا نکاح احان سے ہوا تھا، عرشیہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ فراز صاحب اور شائستہ بیگم بہت کوشش کرتے تھے عرشیہ سے بات کرنے کی، لیکن عرشیہ وہاں سے چلی جاتی تھی۔ عرشیہ کو اپنے اس طرح کے رویے سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کا خواب ٹوٹا تھا، وہ خواب جو عرشیہ نے تب دیکھا تھا جب وہ 7 سال کی تھی۔ عرشیہ کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش تھی ڈاکٹر بننا، اور وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھی جب اس سے اس کی منزل چھین لی گئی تھی۔ عرشیہ خان بہت مضبوط تھی، لیکن آج اس سے زیادہ بے بس کوئی نہ تھا۔ ایک رات نے عرشیہ خان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ عرشیہ خان حویلی کی سب سے چنچل لڑکی، خان حویلی کی باتونی لڑکی، خان ہاؤس جس کی آواز سے چہکتا رہتا تھا، آج وہ بہت خاموش ہو چکی تھی، اتنی خاموش کہ خود سے بھی بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ براق اٹھ جا یار، ہم نے جانا ہے، سب چلے گئے ہیں۔ احان براق کے پاس بیٹھا بیڈ پر 15 منٹ سے اسے چکا رہا تھا۔ کیا ہے احان، تو جانا، مجھے نہیں جانا، میرا دل نہیں ہے۔ پورے 15 منٹ کے بعد اب براق اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب دل نہیں ہے؟ تو میرے ساتھ جائے گا ورنہ میں نہیں جا رہا۔ احان شاہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ یار احان کیوں ضد کر رہا ہے بچوں کی طرح؟ دعوت تیرے لیے رکھی گئی، اب تو ہی نہیں ہوگا تو اچھا لگے گا کیا؟ براق احان کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی تو میں بول رہا ہوں، کیوں ضد کر رہا ہے؟ چل نہ، ورنہ میں نہیں جاؤں گا، اور اگر دلہا ہی موجود نہیں ہوگا تو اچھا لگے گا کیا؟ احان براق کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ یار احان، تو جانتا ہے نا میں وہاں کیوں نہیں جا رہا، مجھے بعد میں تکلیف ہوگی۔ براق نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے، میں بھی نہیں جا رہا، کیونکہ براق شاہ نہیں وہاں، احان شاہ بھی نہیں۔ احان نے اب کمبل اپنے چہرے پر لے لیا تھا۔ براق جانتا تھا وہ ضدی، جتنا ضدی وہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ احان شاہ ہے۔ جا رہا ہوں میں، تاریخ کا سب سے بدتمیز سردار ہے تو، اللہ پوچھے گا تجھ سے۔ براق بیڈ سے اترتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا، کیونکہ میری بیوی بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ احان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ براق جو واش روم کے دروازے پر کھڑا احان کی بات غور سے سن رہا تھا، احان کی اس بات پر صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر احان کو مارا۔ اس سے پہلے احان براق کو جواب دیتا براق واش روم میں گھس چکا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی کسی اور کی بیوی ہے اور وہ میرے یار کو کبھی نہیں مل سکتی، لیکن کاش وہ میرے یار کی قسمت میں لکھ دی جائے۔ احان نے واش روم کے دروازے کو دیکھ کر کہا، جہاں ابھی براق شاہ کھڑا تھا۔
हाय खूबसूरत लेडीज़, कैसी हैं आप? उमर सफ़ेद कलर की पैंट शर्ट पहने जिसके ऊपर डार्क ग्रीन जैकेट पहनी हुई थी, वो भी सोकर उठा था। आ गया मेरा शहज़ादा, कैसा है? बेजान ने उमर का माथा चूमा। मैं ठीक, और किसकी बुराइयां कर रही हैं आप सब? उमर सेब खा रहा था। उमर की इस बात पर अरीबा बेगम ने उसे घूरा। अरे मेरी शहज़ादी, मेरा मतलब है किसकी बात कर रही हैं आप सब? उमर ने मासूमियत से कहा। बेशरम, माँ के साथ ऐसे बातें करते हैं क्या? अरीबा बेगम ने उमर का कान खींचते हुए कहा। बेजान बचा ले, वरना वली खान की ये जालिम बहू आपके खूबसूरत पोते का कान निकाल देगी। उमर की इस बात पर वहाँ मौजूद सब औरतों का कहका गूंजा। खाला, मैं तो कहती हूँ इसका दूसरा कान भी खींचें। उमर जो अपना कान मसल रहा था जन्नत की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वैसे जन्नत, नाम तुम्हारा जन्नत है, लेकिन हरकतें तुम्हारी जहन्नमियों वाली हैं। उमर ने मासूमियत से कहा। एक्सक्यूज़ मी? जन्नत को आग लगी थी। हाँ हाँ, सबको पता है तुम्हें अंग्रेज़ी आती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भी उमर खान था। जले हुए को और जलाना उसे अच्छे से आता था। जन्नत खान सबीना खान की छोटी बेटी थी, जो हमेशा से ही उमर से मोहब्बत करती थी, या यूँ कह ले उमर के नाम और शोहरत से मोहब्बत करती थी, क्योंकि उमर खान कभी भी उसे सीधे मुँह जवाब नहीं देता था। उसे तो क्या, वो किसी भी लड़की को सीधे मुँह जवाब नहीं देता था। उमर खान का दिल एक ही लड़की से शुरू और उसी पर ख़त्म था। सारी नरमी, सारी मोहब्बत सिर्फ उसी के लिए थी। चले लेडीज़, आप कंटिन्यू करें अपनी बुराइयाँ, आई मीन बातें। मैं जा रहा हूँ लाउंज में। उमर बीजान के गाल पर प्यार करके बाहर चला गया था। एक तो ये लड़का भी ना। बीजान मुस्कुराई। वैसे जिस भी लड़की की हमारे शहजादे से शादी होगी ना, वो दुनिया की खुशनसीब लड़की होगी। अरीबा बेगम ने प्यार से कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, सबीना बेगम ने भी कहा। अर्शिया तैयार हो चुकी थी। वो अभी बैल्कनी में आसमान को देखने में मसरूफ़ थी जब उसे हवेली के बाहर से गाड़ियों की शोर की आवाज़ आई। उसने नीचे देखा, जहाँ अब सब मुलाजिम सामान अंदर ला रहे थे। वो वहीं खड़ी उन सबको देख रही थी। इतने सारे तोहफे तहाइफ देकर उसे हैरानी सी हुई थी। वो वहीं खड़ी देख रही थी। शाह हवेली के सब लोग आए थे। अगर कोई नहीं आए थे तो वो थे आहान और बुराक। सब लोग हवेली के अंदर जा चुके थे। हवेली का लाउंज खाली हो चुका था। अर्शिया भी वहीं खड़ी किसी गहरी सोच में थी कि अचानक 3 गाड़ियां आकर खान हवेली के सामने रुकी। सबसे आगे और पीछे वाली गाड़ियों में से गार्ड्स उतरे थे, और पीछे वाली गाड़ी में से आहान शाह और बुराक शाह उतरे थे। बुराक शाह ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ पहने, जिसके कप कोनियों से थोड़े नीचे फोल्ड थे। वो हमेशा की तरह खूबसूरती में अपनी मिसाल खुद था। जबकि आहान शाह आसमानी कलर की शलवार कमीज़ जिसके ऊपर ग्रे कलर की वॉस्कट पहनी हुई थी, वो किसी रियासत का मगरूर शहजादा लग रहा था। अर्शिया की नज़र जैसे ही बुराक के साथ खड़े आहान पर पड़ी तो उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। अभी वो सब हवेली के अंदर वाले लाउंज में मौजूद थे। अरे हमारी शहजादी कहाँ है? ज़रमीना बेगम इधर उधर देखते हुए बोली। वो कमरे में है, सब्र में बुला कर लाती हूँ, मरियम कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। अभी बुराक आहान से बात कर ही रहे थे कि आहान की नज़र सीढ़ियों से उतरती अर्शिया खान पर पड़ी। अर्शिया खान सफ़ेद कलर के पाँव तक आती फ्रॉक पहने, बाल बांधे, दुपट्टा सलीके से सर पर किए, हल्का सा मेकअप किए हूर लग रही थी। आहान शाह अर्शिया को देखने के बाद पलटना भूल गया था। आहान मेरी जान, इतने गौर से ना देख, तेरी ही बीवी है, कुछ शर्म कर ले, सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ। बुराक ने आहान के करीब होकर कहा। आहान जो अर्शिया को देखने में मसरूफ़ था, बुराक की बात पर फ़ौरन बुराक की तरफ मुड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वो पेंटिंग देख रहा था। आहान ने अपनी नज़रों का जाविया ना बदला था। वाह मेरी जान, गांव के सरदार ने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? पेंटिंग दाएं तरफ लगी हुई है और तू बाएं तरफ देख रहा है, जहाँ से भाभी आ रही है। आहान के बराबर में बैठा आलिहान शरारत से बोला। तुम दोनों को क्या हो गया है? अब पेंटिंग देखना भी गुनाह है क्या? आहान ने आंखें दिखाई थी। ओह आलिहान लाला, आपने सुना, आहान शाह पेंटिंग देख रहे थे। बुराक ने मासूमियत से कहा। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, शायद आहान शाह को पेंटिंग बहुत पसंद आ गई है। आलिहान ने भी अपनी बात पर जोर दिया था। आहान ने दोनों को एक घूरी से नवाजा था। अरे आप क्या कर रही हैं, मैं मदद कर दूँ? इस्माइल किचन के दरवाजे पर खड़ा होता हुआ बोला। इस्माइल अगर तुम आपकी जगह फरताशिया बोल देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। हफ्सा ने फरताशिया के गाल को खींचते हुए कहा, जो शर्म से लाल हो रहे थे। यार हफ़ी, तुम हमारे सामने हमारी बीवी को तंग हरगिज़ नहीं कर सकती। इस्माइल की इस बात पर किचन में मौजूद फिल्ज़ा, हफ्सा और फरताशिया तीनों हंसी थी। कौन किसको तंग कर रहा है? उमर कुर्सी पर बैठे हुए बोला था। वो तुम्हारी भाभी को कोई तंग कर रहा है, फरताशिया ने मासूमियत से कहा। कोई कौन तंग कर रहा है, मुझे बताएं, कहीं कोई छिपकली तो नहीं?
उमर ने सोचते हुए कहा। लेकिन वहाँ खड़े सब लोग जानते थे उमर चिपकली किसे बोलता था, इसलिए सबने अपनी हंसी रोकी। पहली बात तो ये, मैं चिपकली नहीं हूँ, फिल्जा तब कर बोली। यार दूसरी बात बताओ, क्योंकि ये तुम 1000 दफ़ा बोल चुकी हो। लेकिन वो तुमने सुना तो होगा ना। गालिब कह लेने से क्या होता है, मेंढक कहीं के। इस्माइल लाला तंग कर रहे हैं भाभी को। फिल्जा ने आंखें दिखाई थी। ओह, तो इस्माइल क्या वाकई? भाभी, मेरा भाई आपको तंग कर रहा है? उमर ने इस्माइल की तरफ इशारा करते हुए फरताशिया से पूछा। जी हाँ, फरताशिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह मेरे यार, चल आजा मेरे साथ, तुझे मेरे अलावा कोई समझने वाला नहीं है। उमर ने इस्माइल के गले में अपना बाजू डाला था, जिस पर वहाँ खड़े सब लोगों का कहका गूंजा। अभी उमर जा ही रहा था कि वापस पलटा। वैसे भाभी, आपको तंग करना मेरे भाई का हक है, उमर कहकर फ़ौरन वहाँ से भागा था, जबकि उमर की इस हरकत पर हफ्सा की हंसी छूटी थी। हफ्सा सुबह से किचन में मुलाजमा के साथ मदद कर रही थी और अभी तक बाहर नहीं आई थी। अम्मा आप बैठ से, मैं चाय बना देती हूँ, हफ्सा ने मुलाजमा से कहा, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अरे बेटा तुम बैठ जाओ, मैं कर देती हूँ, तुम सुबह से काम कर रही हो और अब रात हो गई है, तुम बैठ जाओ, अम्मा ने प्यार से कहा। अरे अम्मा मेरी बात नहीं मानेंगी आप, मैं नाराज़ हो जाऊँगी, अब यहाँ बैठे आराम से। हफ्सा ने अम्मा को कुर्सी पर बैठाया था। अब हफ्सा चाय बनाने लग गई थी, जबकि अम्मा प्यार से उसे देख रही थी। सब लोग खाना खा चुके थे और अभी वो बातें कर रहे थे। अब मनासर ऐसे थे कि शाह और खान फैमिली हवेली के अंदर वाले लाउंज में बैठे हुए थे। आगा खान, शाह नवाज साहब और वली खान एक सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे, जबकि घर की सब औरतें एक जगह बैठी थीं। आयना, मरियम, अर्शिया और हुरिया एक जगह बैठी थी, जबकि फिल्जा बेजान के साथ बैठी हुई थी। सब नौजवान एक जगह बैठे हुए थे। हफ्सा चाय लेकर आई थी और सबको चाय देने के बाद अब वो लड़कों की तरफ आई थी। पिंक कलर की शलवार कमीज में मलबूस, जिसके ऊपर वाइट कलर का दुपट्टा पहना हुआ था। एक दफ़ा फिर वो बुराक शाह का दिल धड़का गई थी। बुराक ने हफ्सा को देखते ही अपनी नज़रें फेर ली थी, क्योंकि वो बुराक शाह की मोहब्बत बाद में थी, पहले वो किसी की बीवी थी। किसी की इज्जत, और किसी की इज्जत पर नज़र डालना तो शाहों की तरबियत में नहीं था। चाय, हफ्सा ने बुराक की तरफ ट्रे बढ़ाई थी। बुराक की नज़रें ना चाहते हुए भी हफ्सा की जानिब उठी थी। बुराक ने उसकी जानिब देखा, लेकिन फिर कुछ याद आने पर उसने फ़ौरन नज़रें नीचे कर ली। अब हफ्सा सबको चाय देकर किचन की जानिब बढ़ गई थी, लेकिन बुराक की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। बुराक की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार हफ्सा की जानिब बढ़ रही थी। हम नक्श हुए उस धड़कन पर जिसे इल्म ही नहीं था हम भी हैं। अभी वो सब चाय पीकर बातें कर ही रहे थे कि वली खान की नज़र हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए हमजा खान पर पड़ी। झटका तो उन्हें तब लगा जब उनकी नज़रें हमजा के साथ आती लड़की पर पड़ी। आगा खान एक हद तक अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो कौन हो सकती है, इसीलिए उन्होंने दिल में दुआ की थी जैसे वो सोच रहे वैसा ना हो। वली खान को अपनी जगह से खड़े होते देख सब ने हवेली के दरवाजे की जानिब देखा था। खान हवेली को झटका सा लगा, जबकि शाह फैमिली को भी कुछ अजीब सा लगा। सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। अर्शिया अपने बाबा के पास गई थी। हमजा जो घर से सोच कर आया था कि वो आज दादाजी से बात करेगा, अपनी और तानिया के घर में इतने सारे लोगों को देखकर उसे भी एक झटका लगा था। वली खान अब हमजा की जानिब बढ़े थे। हमजा कौन है ये? वली खान ने संजीदगी से सवाल किया। दादी वो हमजा कौन है ये, और इस लड़की ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? बताओ कौन है ये लड़की और क्या लगती है ये तुम्हारी? दादाजी की आवाज़ में अब भी संजीदगी थी। दादी मैं आपको बताने ही वाला था। हमजा भी बोल ही रहा था कि फराज साहब ने बीच में आके उसकी बात काटी। क्या बताने वाले थे तुम, और कौन है ये? फराज साहब हमजा के पास आए थे। चाचू वो ये क्या? हमजा बोलो, कौन है ये? अब की बार अहमद खान बोले थे। बाबा ये मेरी बीवी है और हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। हमजा की ये बात सुनने के बाद वली खान सदमे से सोफे पर बैठे थे
और फराज साहब को झटका लगा था। वो लड़खड़ाए थे लेकिन अहान शाह ने उन्हें संभाल लिया था। जहाँ सब लोग सदमे थे वहीं ज़ैद खान हमज़ा की जानिब बढ़ा था। क्या कहा तुमने? क्या बकवास की तुमने? हाँ, तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो? तुम कैसे कर सकते हो मेरी गुड़िया के साथ ऐसा? ज़ैद ने हमज़ा का कॉलर पकड़ा था। वहाँ बैठा कोई भी मर्द हमज़ा को बचाने नहीं गया था, क्योंकि वो जानते थे ज़ैद खान को गुस्से में कोई नहीं रोक सकता। खान फैमिली के सब लोग ज़ैद के गुस्से से वाकिफ़ थे, इसलिए खामोशी से उन्हें देख रहे थे। लाला, मेरी बात मत कहना मुझे लाला। नहीं हूँ मैं तुम्हारा लाला बगैरत। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया उससे तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जो तुम एक और औरत ले आए उस पर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मुझे बताओ, क्यों किया तुमने? ज़ैद ने हमज़ा को दूर धकेला था। हफ्सा जो शोर सुनकर बाहर आई थी, हमज़ा को किसी औरत के साथ देखकर बॉल के साथ लगी। अर्शी और फिल्ज़ा उसके पास आई थी। हाँ, ये मेरी बीवी है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। और क्या करता मैं? मेरे पास आप लोगों ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। ज़बरदस्ती उसे मुझसे बांध दिया। मुझे वो पसंद नहीं थी। बगैरत इंसान, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं थी तो निकाह क्यों किया? क्यों मना नहीं किया तुमने? क्यों मेरी गुड़िया की ज़िंदगी ख़राब की? हमज़ा खान, तुम अभी के अभी इस लड़की को तलाक दो। ज़ैद खान की आवाज़ ऊंची हुई थी। नहीं, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और क्यों रहूँ मैं हफ्सा के साथ? जानते भी हैं अपनी बहन को आप। जिस लड़की को आप गुड़िया कह रहे हैं ना, वो मेरी बीवी कहलाने के लायक भी नहीं है। आपकी बहन रात के 3 बजे मुझे बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। ऐसी बद किरदार लड़की के साथ में रहना। अभी हमज़ा के मुंह में अल्फाज मुंह में ही थे कि ज़ैद ने ज़ोरदार मुक्का हमज़ा के मुंह पर मारा था, जिसकी वजह से उसका होंठ फट गया था। हमज़ा, जो ज़ैद के इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लड़खड़ाया था। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। बद किरदार तुम हो। जानते हो बद किरदारी किसे कहते हैं? जो तुमने किया है ना, उसे। बेगैरत इंसान, तुमने उस पर इतने जुल्म किए। तुमसे अच्छे जानवर होते हैं। तुमने शादी की पहली रात उसे मारा, उससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, और तुमने दूसरे दिन उसे अपनी बीवी के बारे में बताया। और तुमने लगातार 3 सालों में कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जब तुमने उसे अजियत न दी हो। और जब उसे भी सुकून ना मिला तो तुमने उसे जलाया। इतना सब कुछ बर्दाश्त किया उसने। ये मेरी बहन के सब्र की आखिरी हद ही थी कि तुम जैसे जानवर के साथ 3 साल गुजारे। जिसे तुम बद किरदार कह रहे हो ना, तो तुम्हें बताता चलूँ कि वो लड़की जो 3 बजे घर से निकली थी, वो हमारे ड्राइवर के साथ गई थी अपने बाप के घर, न कि तुम्हारी तरह किसी और के पास। ज़ैद हमज़ा का कॉलर पकड़कर गर्राया था। हमज़ा ने गुस्से से हफ्सा की तरफ देखा था। मिस्टर हमज़ा, अपनी नज़रें नीचे रखो, उमर ने गुस्से से कहा। उमर, क्या हुआ है? मैं तेरा लाला हूँ। उमर के इस लहजे से हमज़ा को तकलीफ़ हुई थी। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे लाला इंसान थे, हैवान नहीं। और जो आपने किया है मेरी बहन के साथ, उसके लिए उमर खान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। उमर, तो ऐसे क्यों बोल रहा है? तू तो अपने लाला से बहुत प्यार करता है ना? प्यार मैं अपने लाला से करता था, लेकिन आप तो वो हैं ही नहीं। याद रखें मिस्टर हमज़ा, जो आपने मेरी बहन के साथ किया, उसके बाद आप मेरी नफ़रत के काबिल भी नहीं हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा आज से आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुने। उमर खान को अपनी बहनें जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। उन पर मैं कोई गलत नज़र बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अगर उन पर किसी ने अपनी हैवानों वाली नज़र डाली तो मैं उसकी आंखें निकाल डालूँगा। इसीलिए मेरी बहन से अपनी नज़रें हटाएं। उमर ने संजीदगी से कहा। तुम सब उस आम सी लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो, उस बद किरदार के लिए? अभी हमज़ा बोल ही रहा था, ज़ैद ने दोबारा ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। हमज़ा, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, वरना गुत्ती से खींच लूँगा। जिसे तुम आम लड़की कह रहे हो ना, वो खान ख़ानदान की पहली लड़की, वली खान की पहली पोती, फराज खान की पहली बेटी और ज़ैद खान की पहली बहन है। और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस लड़की को यहाँ लेकर आओगे और मेरी बहन को दूसरी बीवी बनाकर रखोगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो हमेशा से ही पहली थी, पहली है और पहली रहेगी। हमज़ा, देखो उसकी तरफ, क्या हाल किया है तुमने उसका। वो लड़की जो हमेशा हंसती रहती थी, जिसकी हर ख्वाहिश खान फैमिली के हर फर्द ने पूरी की। वो बहुत लाड प्यार से पली थी, जिसकी आंखों में 20 साल तक एक भी आंसू नहीं आया। उसे तुमने लगातार 3 साल रुलाया। हर रात उसने अजियत झेली, हर दिन वो रोई।
वो इतनी तकलीफ़ में थी, उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो तो शुक्र है डॉक्टर ने हमें बता दिया, वरना तुम तो उसकी जान ले लेते। खुदा की कसम, जिस दिन उसने मुझे ये सब बताया था ना, मैं उसी दिन तुम्हारी जान ले लेता, अगर गुड़िया ने मुझे अपनी कसम न दी होती। ज़ैद ने हमज़ा का मुंह दबोचते हुए हर अल्फाज चबा चबा कर कहा। हमज़ा ने खुद को ज़ैद से बहुत मुश्किल से छुड़वाया था। हफ्सा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमज़ा, मेरी बात सुनो, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, अभी के अभी से तलाक दो, अहमद साहब ने गुस्से में कहा। बाबा, वो मेरी बीवी है। अहमद साहब ने ज़ोरदार थप्पड़ हमज़ा के चेहरे पर मारा। यह पराई औरत है, वो मेरी बच्ची है, उसके साथ ज़्यादती मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, अभी के अभी से तलाक दो। आप सबको बहुत शौक़ है ना तलाक का, तो सुने, मैं आज पूरे होशो हवास में हफ्सा को तलाक देता हूँ। हमज़ा, नहीं। आगा खान ने हमज़ा के मुंह पर हाथ रखा था। सुना तुमने ज़ैद खान, मैं हमज़ा खान पूरे होशो हवास में तुम्हारी बहन यानी हफ्सा खान को तलाक देता हूँ। मैं पूरे होशो हवास में हफ्सा खान को तलाक देता हूँ। हफ्सा बेयकीनी से हमज़ा को देख रही थी। आंसू आंखों से दरिया की तरह बह रहे थे। मेरी बात गौर से सुनो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अपनी बीवी को लेकर। आज से तुम्हारा खान फैमिली से कोई रिश्ता नहीं, और आज से तुम सिर्फ हमज़ा हो। तुम्हारा कोई हक नहीं खान फैमिली पर। आज से तुम मेरे पोते नहीं हो। जाओ, हम तुम्हें हर चीज़ से बेदखल करते हैं, और यहाँ दोबारा लौटकर मत आना, दाजी ने गरजदार आवाज़ में कहा। जाते जाते हमज़ा, मेरी बात सुनते जाओ। दुआ करना कि तुम्हारी पहली औलाद बेटी ना हो, इस्माइल ने संजीदगी से कहा। हमज़ा तानिया को लेकर गुस्से से वहाँ से चला गया था। हफ्सा, लाला देखे ना उन्हें क्या हुआ है। ज़ैद अर्शिया की आवाज़ पर पीछे मुड़ा था, लेकिन हफ्सा को ज़मीन पर पड़ा देख फ़ौरन उसकी तरफ भागा था। हफ्सा बेहोश हो चुकी थी। ज़ैद ने हफ्सा को अपने बाजुओं में उठाया था और कमरे की जानिब बढ़ा था, जबकि उमर ने डॉक्टर को कॉल की थी। डॉक्टर हफ्सा का चेकअप कर चुकी थी। क्या हुआ है? अर्शिया ने डॉक्टर से सवाल किया। देखें, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, वो बेहतर फील करेंगी। लेकिन अगर दोबारा उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा सकेंगे, इसलिए कोशिश करें कि उनको अब कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, उन्हें बाकायदगी से दी जाएं। अब मैं चलती हूँ। उमर डॉक्टर को छोड़ने दरवाजे तक गया। हफ्सा, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? फराज साहब ने 2 दफ़ा सवाल किया था, लेकिन हफ्सा अपने हाथों की हथेलियों पर नज़रें जमाए बैठी थी। अर्शिया बेड पर हफ्सा के बराबर बैठी थी। फराज साहब के 2 दफ़ा पूछने पर भी जवाब न आने पर फराज साहब ने बेबसी से ज़ैद की तरफ देखा था। अब फराज साहब सोफ़े पर बैठ चुके थे और ज़ैद हफ्सा के पास बैठा था। गुड़िया, ज़ैद ने हफ्सा के बालों पर हाथ फेरा था। लाला, वो हफ्सा के गले में आंसुओं का गोला एक अटका हुआ था। ज़ैद ने हफ्सा को अपने सीने से लगाया था। गुड़िया, कुछ नहीं हुआ। हफ्सा मुसलसल रो रही थी। लाला, आप तो कहते थे ना आपकी गुड़िया सबसे अच्छी है, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हफ्सा ज़ैद से लगी रो रही थी। हफ्सा, जितना रोना है रो लो, आज के बाद नहीं रोना। पूरे 20 मिनट रोने के बाद हफ्सा चुप हुई थी। ज़ैद ने हफ्सा के आंसू साफ किए थे। मेरी बात गौर से सुनो गुड़िया, तुम बिल्कुल नहीं रोगी। रोना तो उस बगैरत को चाहिए, तुम तो मेरी बहुत बहादुर गुड़िया हो ना, तो ऐसे कमज़ोर बिल्कुल नहीं होना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब सही हो जाएगा। और तुम्हें मैंने क्या समझाया था? अल्लाह जो करता है वो हमारी बेहतरी के लिए करता है, हफ्सा ने आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ, तो अब भी रोना है तुमने? ज़ैद ने हफ्सा के गाल पर प्यार से हाथ रखा था। नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि अल्लाह मियाँ जब किसी को हमसे जुदा करते हैं तो उसमें हमारी ही बेहतरी होती है, और वो शख्स मेरे काबिल ही नहीं था। ज़ैद खान ने हफ्सा की तरफ प्यार से देखा। कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की जिसके हिस्से में तुम आओगे। जो शख्स अपनी बहनों का इतना ख्याल रखता है वो अपनी बीवी को कितना प्यार से रखेगा। आयना शाह ज़ैद की जानिब देखते हुए सोच रही थी। अहान बेटा, मुझे माफ़ करना, लेकिन कल रुखसती नहीं। अभी फराज साहब बोल ही रहे थे कि अचानक हफ्सा खान की आवाज़ आई। कोई ज़रूरत नहीं है, ये रुखसती कल ही होगी। जो हो गया उसे भूल जाएं। आज के बाद इस बात का और उस शख्स का इस घर में जिक्र कोई नहीं करेगा। मैं भूल चुकी हूँ सब।
आप लोग भी भूल जाएं। कल मेरी बहन की शादी है। अर्शिया मेरी इकलौती बहन है और मैं नहीं चाहती उसकी खुशी में के मौके पर कोई भी गमगीन हो, इसलिए सब भूल जाएं। वहाँ बैठे हर शख्स की आंखों में नमी थी। हफ्सा की बात सुनने के बाद सबने अपनी नमी साफ की, क्योंकि वो हफ्सा को और परेशान नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें इस बात से सख्त मना किया था। अब सारी शाह फैमिली जा रही थी। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरी इकलौती और प्यारी साली हैं। आहान ने हफ्सा के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। जैसा आप कहें, हफ्सा ने प्यार से जवाब दिया। हुरिया और आयना शाह ने हफ्सा को गले लगाया था। अपना ख्याल रखिएगा। आयना शाह ने जाते हुए हफ्सा का माथा चूमा था। हफ्सा से आयना के कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए आयना को हफ्सा को इस हालत में देखकर तकलीफ़ हुई थी। आयना के माथा चूमने पर ज़ैद खान मुस्कुराया था, क्योंकि हफ्सा का माथा आज तक सिर्फ ज़ैद खान चूमता था और आज आयना ने चूमा था। सारी शाह फैमिली जा चुकी थी। बुराक कुर्सी पर बैठा हफ्सा को देख रहा था, जो आहान शाह देख चुका था। बुराक चले? आहान ने बुराक के कंधे पर हाथ रखा था। हाँ, चलते हैं। बुराक भी अपनी जगह से खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें हफ्सा पर ही थीं। तुझे कुछ कहना है तो तू बात कर सकता है। आहान शाह बुराक शाह की रग रग से वाकिफ़ था। बुराक हफ्सा की जानिब बढ़ा। अपना ख्याल रखिएगा। हम जानते हैं आप इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं। खुद को संभाल लीजिएगा। किसी की वजह से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। आप नहीं जानती, लेकिन आप कई लोगों की जीने की वजह हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। बुराक कहकर कमरे से बाहर चला गया। आहान भी बुराक के पीछे चला गया था। हफ्सा जो बुराक की बातें सुन रही थी, उसे हैरानी हुई। उसे कैसे मालूम कि जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो खुद को नुकसान पहुँचाती हूँ। बुराक जाते जाते हफ्सा को सोच में मुब्तला कर दिया था, लेकिन हफ्सा नहीं जानती थी वो दोनों इंसान अलग हैं, लेकिन आदतें एक जैसी हैं। हफ्सा और बुराक अपने दुख और तकलीफ़ों को अपने अंदर ही ख़त्म कर देते थे। ये लोग जितने भी ना खुश हों क्यों ना हों अंदर से, लेकिन बाहर से ये एक हंसते खेलते इंसान थे।